नमस्कार मित्रों। आज हम लोग यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए जीएस 3 और जीएस 4 के पेपर को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसका पैटर्न भी पहले और दूसरे की तरह रहेगा। 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और 10 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप। शॉर्ट वाले जो हैं 8-8 नंबर के और लॉन्ग वाले 12-12 नंबर के हैं। शब्द सीमा भी आप लोग समझ रहे होंगे, कल ही वाली है 125 और 200। तो सबसे पहला सवाल सेक्शन ए के तहत शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों में पूछा गया, डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं? इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी कीजिए। साथियों, पेपर इस बार जो है अगर आप देखेंगे गौर से तो पिछली बार की तुलना में कुछ आसान लग रहे हैं। तो स्वाभाविक है कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं और इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है? सप्लाई चेन की बात हो रही है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कुरुक्षेत्र वगैरह अगर आप पढ़ते रहे हैं तो इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे सवाल को। पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लिया गया है सवाल। और आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता तथा श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी? विवेचना कीजिए। बजट में भी इसको मेंशन किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था पिछली क्लास में। 8 स्तंभ हैं इसके, ठीक है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, सड़क, रेल और ये जलमार्ग, पत्तन वगैरह, उन्हीं की बात की गई है। चौथा सवाल, वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी कीजिए। वित्तीय समावेशन दोस्तों क्या है? वही कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उठा के बैंक से जोड़ देना, यही है वित्तीय समावेशन, उसकी बात हो रही है। फिर पांचवा सवाल है, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया को 4-5 सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, जब से आई हैं, तो उसके संदर्भ में नई औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करना है कि कितनी सही है और कितनी गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल और सरल भी सवाल है साथियों, किया जा सकता है। ई प्रदूषण तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए। इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? तो ई प्रदूषण वही जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ये जब यूजलेस हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो उनसे उत्पन्न जो प्रदूषण होता है वही ई प्रदूषण होता है। और अंतरिक्ष प्रदूषण तो समझते ही हैं आप लोग, सैटेलाइट लॉन्च किया और उसने काम करना बंद कर दिया या उसकी सर्विस पूरी हो गई तो वो वहीं चक्कर काट रहा है पृथ्वी के। फिर आठवां सवाल, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है, करंट अफेयर का सवाल है। फिर है, भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना का विश्लेषण कीजिए। काफ़ी छाई रही थी साथियों, ये सवाल भी आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है, इसीलिए पूछ लिया गया है क्योंकि ज़्यादा छाई रही थी ये खबरों में। 10वां, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं भारत में, इसके प्रबंधन पर व्याख्या कीजिए। फिर 11वां, समावेशी समृद्धि एवं विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। मतलब और क्या अच्छा किया जा सकता है उसके लिए सुझाव देना है। साथियों, ऐसे प्रश्न जो हैं जो कई आयामों को समेटे हुए होते हैं उनको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसकी फ्रेमिंग हो पाती है। फिर 12वां सवाल है, कौशल विकास की देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होगी? उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2022 के करंट अफेयर से ही उठा लिया गया है, यूपी के कौशल विकास मिशन को केंद्र में रखते हुए। फिर 13वां सवाल, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों
की विशेषता, प्रभावों की विशेषता, विदेशी व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करनी है साथियों। इस सवाल में यही पूछा गया है और पिछली बार भी ये सवाल पिछले पेपर में भी था। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण साथियों ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल गिरना तय ही रहता है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। 14वां सवाल है, भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहारिकता का परीक्षण कीजिए। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा कीजिए। वही सरकारी योजना जैसे पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत सोलर पंप जो हैं लोगों को सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं, इस तरह की योजनाएं जो भी चलाई हैं सरकार ने, उन सबको मेंशन करना है इसमें। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर निर्भर रहा जा सके। तो अभी हाल ही में जब COP26 हुआ था तो वहाँ पर वन सन वन वर्ड वन सन वन ग्रिड की अवधारणा को इसने ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रतिपादित किया था। 15वां, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन से कारक हैं, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय भी सुझाइए। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 16वां सवाल, ये भी अच्छा सवाल था। 17वां, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए और इनके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है, ये भी बताना है। 18वां, सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभावों की तार्किक व्याख्या कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जिसमें मशीनों के अंदर मानवीय गुणों को जो है इंस्टॉल करने का प्रयास किया जाता है, जैसे सोचना समझना, इस तरह के गुण। 19वां, स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति को विस्तार से समझाइए। स्वतंत्रता के बाद जो भी विद्रोह हुए हैं उत्तर भारत में, उनको बताना है, उनके स्वभाव को बताना है और कितना वो सफल हुए, इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी है। आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। कॉमन सेंस पे आधारित सवाल था और यदि तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। चौथा पेपर जो महत्वपूर्ण है साथियों, और लोग काफ़ी इससे डरते भी हैं, इथिक्स का पेपर है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। पहला सवाल, लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में अंतर बताइए। एटीट्यूड की बात की गई है साथियों। ये एटीट्यूड वो नहीं जो चर्चा में रहता है, अक्सर लोग कह देते हैं बहुत एटीट्यूड है तुम में, उससे इतर बात हो रही है, ऊंचे लेवल की बात हो रही है। दूसरा सवाल, जनता के विरोध के संबंध में अनुनय की भूमिका की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। अनुनय विनय की नीति इतिहास में पढ़े थे हम लोग, कांग्रेस पे आरोप लगाया गया था गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ये वही अनुनय की बात की जा रही है, एक तरह से विनती करने जैसा एक टर्म है अनुनय। काफ़ी लोग इस टर्म को लेकर परेशान दिखे, ये क्या पूछ दिया गया है। तीसरा, निष्पक्षता को परिभाषित कीजिए और कमज़ोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में निष्पक्षता की भूमिका की विवेचना कीजिए। निष्पक्षता को बताना है, काम करने के दौरान किस तरह से निष्पक्ष रहता है व्यक्ति, एक प्रशासक। चौथा सवाल, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों की विवेचना कीजिए। विवेचना करना है साथियों, इंग्लिश वाला वर्जन भी इसका देखते चलना है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है शब्दों में। विवेचना हो गया, मूल्यांकन हो गया, या फिर परीक्षण हो गया, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। तो कभी कभी समान तरह का अर्थ समझ लिया जाता है हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने के दौरान। पांचवा, लोक सेवकों के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिता की व्याख्या कीजिए। समर्पण और जवाबदेही, दोनों को अच्छे से बताना है।
छठा सवाल, प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता है, उसको करने वाला है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। साथियों, ऐसे प्रश्नों को लिखते वक्त आप किसी भी पूर्वाग्रह से तटस्थ होकर ही उनको लिख सकते हैं, अन्यथा आपके पूर्वाग्रह का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं उत्तर में छलकेगा और आप निष्पक्ष हो जाएंगे उत्तर लिखने के दौरान, और गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक इसका समाधान यही है कि तैयारी करने के दौरान जो है सकारात्मक रहने का प्रयास किया जाए। हालांकि ये कठिन कार्य होता है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। क्या आप स्वीकारते हैं कि जन संस्थाएं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल हैं? जन संस्थाओं की बात की गई है। आठवां, अंतरात्मा की आवाज़ से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार मदद करता है, यह पूछा गया है। फिर नवा सवाल, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं? ये सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण, जवाबदेही, निष्पक्षता, ये जो टर्म हैं इनको अच्छे से तैयार करना चाहिए चौथे पेपर में। ये इन्हीं के इर्द गिर्द सवालों को बुना जाता है चौथे पेपर में। देखिए 10वां सवाल, सदाचार संहिता और आचार संहिता में विभेद करना है। दूसरा, सहिष्णुता और करुणा में विभेद करना है। बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है मित्रों, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। सेक्शन बी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को देखते हैं। अभिक्षमता, एटीट्यूड की बात की जा रही है, किस प्रकार रुचि से भिन्न है? अब अभिक्षमता और अभिवृत्ति ये सब ने पढ़ा होगा, लेकिन रुचि जो है ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। यदि किसी में लोक सेवक बनने की रुचि है लेकिन लोक सेवाओं का निर्वहन करने की अभिक्षमता नहीं है, तो क्या वह लोक सेवक के रूप में सफल होगा? विवेचना कीजिए। ये सवाल है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर है, सहनशीलता सर्वोत्तम मूलभूत मूल्य है। इस कथन की विवेचना एक लोक सेवक के संदर्भ में कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है न्यूट्रल हो के सवाल को लिखना है, एज ए लोक सेवक आपको। 13वां सवाल, सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रभाव और अनुनय कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं? अनुनय को बार बार पूछा गया है। 14, करुणा की आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? लोक सेवा में कमजोर वर्ग के प्रति करुणा की क्या आवश्यकता है? फिर 15 सवाल, 15वां, भीड़ एक अस्थायी समूह होता है। देखिए बहुत लंबा लग रहा है देखने में, जो दुर्घटना एवं विरोध प्रदर्शन की स्थिति में तत्काल एक स्थान पर एकत्र हो जाता है। ये भी ठीक है। इस भीड़ के हिंसात्मक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत बार यह भीड़ अनावश्यक हिंसा की स्थिति पैदा कर देती है। किस अनुनयात्मक विधि से भीड़ को नियंत्रित और संतुष्ट किया जा सकता है? देखिए यहाँ फिर से अनुनय आ गया है, और ऐसे सवालों को देख के लगता है कि सवाल है या खुद में जवाब, तो कंफ्यूज करने के लिए इसको लंबा कहानी नुमा बना दिया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। 16वां सवाल, सूचना का अधिकार, आरटीआई की बात की गई है, केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है। जवाबदेही की संकल्पना पुनर्परिभाषित करता, विवेचना कीजिए। फिर है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा निगमित शासन में नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिए। नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिए। फिर 18वां सवाल, समाज में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए? व्याख्या कीजिए। बहुत सरल सा सवाल है साथियों, लेकिन इसको शब्दों में पिरो के प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लिख के देखने का प्रयास करिएगा। आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। इतिहास से उठा के ला के पटक दिया, लेकिन इसको लिखने के दौरान हमको इथिक्स का भी इसमें पुट देना है, मतलब उसका भाव भी, उसके शब्दों का इस्तेमाल करना है, वो झलकना चाहिए इसमें उत्तर में। 20वां सवाल, केस स्टडी दे दी गई है साथियों। संजीव एक आदर्शवादी व्यक्ति है,
उसका विश्वास है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है तथा सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक दिन उसने डंडा तथा पत्थर हाथ में लिए हुए लोगों की भीड़ से भागते हुए एक व्यक्ति को देखा। वह उसे एक विशिष्ट स्थान पर छुपते हुए भी देख लेता है। फिर भीड़ ने संजीव से पूछा कि क्या उसने चोर को देखा है। तो संजीव कहता है कि वो सीधे बता ही देता है और सच बता देता है कि उस जगह इशारा भी कर देता है जहाँ वह छुपा रहता है। तो भीड़ उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और तब तक पीटती रहती है जब तक वो मर न जाए। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में संजीव के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। बहुत आसान सी केस स्टडी थी साथियों। मतलब नैतिकता समय, स्थिति और समय परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है। इस संदर्भ में हम इसको आसानी से खोल के इसकी व्याख्या कर सकते हैं और अपना भी इसमें सुझाव जोड़ के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो साथियों, ये 20 थर्ड पेपर के और 20 चौथे पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब केवल एक बचा है ऑप्शनल, वो कल होगा, उसको कल ही मैं अपलोड कर दूंगा और इतिहास का रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जितने भी पेपर हुए हैं सबको मैंने उपलब्ध करा दिया है और सबकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।